नमस्कार। फिर से आपको एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि हिस्ट्री क्लास 6 का मैंने आपको सबसे पहले 2 लेक्चर में मैंने पूरा कंप्लीट 6 अध्याय कंप्लीट कर दिया हूँ। जैसा कि मैंने पहला में जो बनाया था वो क्या, कब, कहाँ और कैसे। उसके बाद मैंने बताया था आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। उसके बाद जो तीसरा था अध्याय आपका आरंभिक नगर, तो उसमें हमने 3 को एक ही ऑडियो में बनाया था। अब जो नेक्स्ट ऑडियो मैंने बनाया था, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, राज्य राजा और उनके प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न एवं नए विचार, तो मैंने उसको देखा था। चलिए, इसके बाद जो है मैं देखूंगा अशोक एक अनोखा साम्राज्य जिसमें युद्ध का त्याग किया। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में ये 3 कहानियाँ जो आपको फिर से रखी जा रही है। अशोक का एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। उसके बाद जो है खुशहाल गांव, समृद्ध शहर, व्यापारी राजा और तीर्थ यात्री, तो ये तीनों को एक ही ऑडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि आप सिर्फ इसे ऑडियो के रूप में ही सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। देखिए, जैसे कि अध्याय 7 जो है उसमें पढ़ने हैं रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादी जी ने एक कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथों में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था। लेकिन साथ ही वह बिल्कुल एक कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि उसे सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसमें से सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, इस कहानी का नाम है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है, उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हीं सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में आपने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं ने में से एक अशोक के निर्देश पर उनके कई स्तंभों पर पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। उसके पहले कि यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य का साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक किस साम्राज्य पर शासन करते थे। उनके स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार में अर्थशास्त्र का नाम की किताब में मिलती है। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक दूसरे के बाद राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश को कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त, उनका बेटा जो है बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक। तो इस तरह से उनका चलता आया। सम्राट में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए जाने आने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ा था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकारों रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशु पालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर
हिस्सा जंगलों में से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राज्यों की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों का सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव, शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनकी सजा भी देते थे। उनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया गया था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से कर नियंत्रित रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इनकी पर तक्षशिला तथा या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में से शासन किया था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को भी माना जाता था। प्रादेशिक क्षेत्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रित रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और वेट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। और उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिणी भारत के सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के लिए रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? जहां कर नियमित रूप से ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना नियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाने जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट, जैसे कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्कस निकेटर का राजदूत था। मेगनीस कौन था? मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगनीस ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ जब हम इसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट को जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों को प्रशिक्षण तोता का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर पर चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हरियारबंद
हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे, हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाने को चखते। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में, आधुनिक जो पटना है उसके बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना बनाने से पहले खाना नौकर खाने से क्यों चखता था? क्योंकि कहीं उसमें जहर ना मिलाया हो, यह खास इसीलिए नौकर को पहले चखवाते थे, उसके बाद वो खाना खाते थे। और एक ही कमरा में उसे रुकते भी नहीं थे। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? पाटलिपुत्र, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं और 2-3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। राजा महल की काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाघरों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो इस तरह का है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अशोक एक अनोखा स्मार्ट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखा द्वारा जनता तथा अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलती है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के लिए 8 साल बाद मैं कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। उसमें से मुझे अपार दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मर जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतक के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने के लिए दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के अध्याय से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसीलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों कैसे परिवर्तन हुआ। धर्म संस्कृत धर्म का प्राकृतिक रूप है। धर्म संस्कृत शब्द का प्राकृतिक रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग किसका नाम है? कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा को और खून खराबा देकर उन्हें युद्ध के वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में
वे कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी भी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा होता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसीलिए उन्होंने धम्म महत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसमें अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों का यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रशासित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में, श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। उनके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों या चिकित्साओं की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इनके बदले यदि कोई लोग की रीतियों को माने तो यह ज़्यादा फलदायी होंगी। यह अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने सारे दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों का एक दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमिकों को दान करना। ब्राह्मणों और श्रमिकों को दान करना देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म को आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझाने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर करने का तक फैलाने के लिए इन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। और अशोक के संदेश को उन हिस्सों को बताइए जो कि आज भी प्रासंगिक है। जैसा कि ब्राह्मणी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियों में पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मणी लिपि की उत्पन्न हुई। यह आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं। जैसा कि अ को आरंभिक ब्राह्मी त्र लिखा जाता था, देवनागरी हिंदी में अ लिखा जाता है, बांग्ला में अ ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में अ ऐसे लिखा जाता है, तमिल में अ ऐसे लिखा जाता है। तो जैसे कि त्र की तरह लिखा जाता है, अ की तरह, ई की तरह बांग्ला में लिखा जाता है। तो जैसे कि अ को अलग अलग अक्षरों, अलग अलग भाषाओं में लिपियों को देख सकते हैं। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों के चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसमें बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इन दीवारों का निर्माण
अगले 2000 वर्षों तक इन दीवारों का निर्माण शुरू किया गया। इसमें बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों की रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर काम करना पड़ा। 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक की रवैया चीनी सम्राटों के रवैया से कैसे भिन्न था। जैसा कि आपने पढ़ा, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले से हो चुका था। जैसा कि मैंने बताया कहानी में कि लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इनके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमी उत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद एवं राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमी उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। जैसा कि अध्याय 10 में आप पढ़ेंगे, संकों के बाद कुषाणों के लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन का स्थापित हुआ। अध्याय 9 में आप कुषाणों के बारे में अधिक जानेंगे। उत्तर तथा मध्य भारत के इलाकों में मौर्य सेनाओं में शुंभ ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों की स्थापना बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तक चला, जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन लगभग 400 साल तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य भारत पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्यों ने के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इनके अलावा और अन्य राज्यों और राजा ने उनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है कि इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनके सामान्य स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। इनके कृषि का प्रसार प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उप महाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्ते की खोज की, वहीं पश्चिम एशियाई के पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशियाई के समुद्री रास्ते भी खुले थे। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई
साथ ही वैज्ञानिक खोज भी हुई, ये सारी बातें साथ साथ ही रही थी। इन पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए आप इन बातों का अध्ययन में रखिएगा। सातवाहन का सिक्का इस तरह का था, कुषाण सिक्का इस तरह का था, शक सिक्का इस तरह का था, हिंद एशियन सिक्का को अलग तरीके से दिखाया गया है। तो अब देखिए आगे की बातें जो हम लोग पढ़ेंगे, आगे की बात में देखेंगे कि किस तरह से भारत, किस तरह से इसके बाद जो है 8वां जो है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अशोक एक अनोखा सम्राट और जिसने युद्ध का त्याग किया, इसके बारे में हमने कहानी बताया। और इसके बाद जो कहानी है आपका 8वां जो कहानी है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में है। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर अध्याय 8 जो है आपका, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि लोहार की दुकान पर प्रभाकर, जिसे प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था, एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजारें बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजारें बनाने के लिए 2 लोग लोहे के एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे और औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। उस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। उनके बाद में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। क्या बताती है हमें किताबें, और कब्रें में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 5 में आपने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में आप सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए। खाली स्थानों में सही वाक्य लिखिए। जैसा कि लोग द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला, क्योंकि उत्पादन के निश्चय घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना तथा राज्यों की सिंचाई की योजना को धन खर्चा किया। जैसा कि गांव में कौन रहते थे? इस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूमि स्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहे को उन्नवार और भूमिहीन मजदूर तथा कैंडसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी था। साधारणतः इनकी जमीन पर उनके खास दास और मजदूर काम करते थे। इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें भी सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी-कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा
अन्य स्वतंत्र कृषकों भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते हैं, जिनके ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। जिनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। उनमें से दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी थे। जैसे प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। उन्होंने संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में में संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले लोगों की जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। नगर, देखिए क्या कहती है कहानियाँ। यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। आपने जातकों के बारे में सुना होगा। वे ऐसी कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित है। बौद्ध भिक्षुकों ने इन संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाते हैं। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में, देखिए कहानी है, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के से एक भोजनालय वाले की बिल्ली को बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली उसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने मालिक से कहा कि अगर लकड़ियों और पत्ते मिल जाए तो वे बगीचों की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक मिठाई मिलेगी। देखते बच्चों ने बगीचे से एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों की पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। उसने इस तरह युवक ने पास कुछ पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ से उसे घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने उसे आपने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको तब बताऊंगा जब आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसने बाद में उसके एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने घास काटने वालों के पास जाकर, कृपया आप सब एक घास की गठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक कि मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के गठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी से कहीं भी घास न मिला तो उसने युवक की घास को 1000 सिक्के में खरीद लिया। इस कहानी व्यक्तियों को सूची बनाइए। जैसा कि मैंने बताया कि इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है, किस तरह से परिश्रम करके वो आगे बढ़ गया। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोत से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्ति कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को, ऐसी इमारतें को रेलिंग खंभों का प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। नीचे सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश
यह मध्य प्रदेश की स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। आप अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ेंगे। इन दीवारों को देखिए, क्या ईंट की बनी है या फिर लकड़ी का या पत्थर से। क्या आप इनकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन कीजिए। दिल्ली में मिला वलय कूप। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि आपने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर प्रकटों से घिरे होते हैं। जैसा कि आप ऊपर के चित्र में देख रहे हैं, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः वे वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के विशेष बहुत कम मिले। यह संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छाप से बने होने के कारण से ज़्यादा समय तक टिक न पाए हैं। ये भविष्य में पूर्वाधिक इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में आप अगर में आए गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा कि विस्तृत विवरण किस अज्ञात यूनानी नाविक का है। जैसे कि वेरिगाजा की कहानी। वेरिगाजा की एक संकरी खाड़ी में समुद्र में आने वाले के लिए नाव चलाना पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थायी मछुआरे भी यहाँ जहाज ला सकते थे। वेलिगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखा रंग कपड़े, सोने और चांदी, सिक्के की यातायात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, सफ़ेद गोमेद, कार्निलियम, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। जैसा पत्नों पर हो गया था उन सभी के बारे में उन सभी के बारे में उसने लिखा है मानचित्र। जैसा कि भरूच ढूंढो, अब इनके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़िए। जैसा आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी वर्गाकार या गोलेकार होते थे। ये या तो धातु के चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों तथा कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। सिक्के पृष्ठ 82 में जैसा कि दी गई कहानी में आपने देखा किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातात्विदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इस चित्र नीचे दिए गए चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। विनिमय के अन्य साधन। साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़िए
खेतों के सफ़ेद धान गड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी की सफ़ेद रेत पर परिवार को समेट कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक सौदागरों के यूं चले जाने के सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों के महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखिए, यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिमी में पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर दक्षिणी ओर से जाने वाला शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी बनी। इनके बाद में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रसर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकारी इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों की उल्लेख मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें से मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिसमें से उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, जहां स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। उन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना होता था। जैसा कि तैयार करना, माल वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों में बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन के निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इसे मिले लाभ तथा कुछ हिस्से जमा करने वाले लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को भी दिया जाता था। उत्तरी काले चमके पात्र, जैसा कि एक कठोर पात्र निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टी पर उच्च ताप पर रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन की शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। जैसा कि सूत काटने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि
किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों के छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए काम के में विधवा असमक्ष महिलाओं, भिक्षुनियों, वृद्धा वेश्यों को, राज्य की आकाश प्राप्त दासी की सेविकाओं और आकाश प्राप्त देव दासियों की लगभग लगाया जा सकता है। उन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक श्रम देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर उन्हें तैयार माल उन्हें भिजवाया जा सकती है। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल की बहुत अच्छी तरह से जांच करने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षण उस औरत की तरफ देखता है और इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर औरत अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू में यानी पुडुचेरी में ढड्डो जैसा कि रोम के बारे में दी जानकारी को पढ़िए। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अमेरिका मेडू में एक पतन था, जहां एक दूर से आए हुए जहाज़ों और से सामान उतारते जहां एक ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है जो संभवतः गोदाम रहा है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें से शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें से दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हीं इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर रखकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यही बनाए थे। यहाँ रोमन लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि यूरोप के सबसे पुराने शहर में से एक है। रोम जो है यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एरिया तक फैला हुआ उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी अफ्रीका तक फैला हुआ पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में एक ऑगस्टन ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसमें मैंने संगमरमर बनवाया। ऑगस्टन और उनके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए गए। ऑगस्टन ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इसमें से चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी, जहां लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने
स्नान घर भी बनवाए गए थे और स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानगारों, फलवारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। जैसे कि बताया गया आपको, जो आपका महत्वपूर्ण जो उपमहाद्वीप के लोहे का प्रयोग की शुरुआत करीबन 3000 साल पहले हो चुका था। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर अगर आहत सिक्के करीबन 2500 साल पहले हो चुका था। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले, अरिमकामेडु का पतन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले हो चुका था। जैसा कि मैंने कहानी में बताया, इस कहानी में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में था। इसके बाद जो है आपका व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो ये जो आपका है अंतिम चैप्टर है, आपका अंतिम चैप्टर नहीं है, जो आपका ये लेक्चर का जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, जो ऑडियो बना रहा हूँ, उसके ये जो है आपका व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। जैसा कि मैंने कहा था, अध्याय 9 जो है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बाजार में घूमती जगनी अपने गांव के मेले में आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शौक रंगों के फूलों में प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जिगनी की हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उनकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ से ये बनाए जाते थे और उन्हें फिर मेलों में बेचते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में आपने उत्तर कारले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा होगा। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियों इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचते होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिणी भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हुए सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ से बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी उन्हें जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिणी भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि उसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते पर रोम पहुंचाते थे। दक्षिणी भारत में ऐसे अनेक रोम में सोने के सिक्के मिले हैं जिसमें यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों में रोम के बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। जैसे व्यापारी से जुड़ी एक कविता, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से मिलते हैं। नीचे लिखी गई कविता में पूरी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तराज घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालयों से मिले रत्न और सोना, दक्षिणी पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंग, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका के आय खाद्यान्न,
म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। इस कविता के व्यापारियों ने इस कई समुद्री रास्ते की खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्री के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा सुलभ पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब सागर से पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया गया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इन उपमहाद्वीपों के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों द्वारा और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगत कविताओं के मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है, जिसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। चोल, चेर तथा पांड्य जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखिया के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों के शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों के नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं के प्रशंसा में कविताएं लिखी थी। जो कविता जवाहरात, सोने और घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। इनके लगभग 200 वर्ष पूर्व के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उनके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेस मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशम कपड़े की अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशम कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा माल रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा का बुनाई होता है। जैसे रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन की करीबन 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोगों दूर दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते में ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों का उपहार के तौर पर रेशम कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिमी की ओर फैल गई। करीब 2000 साल
पहले 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र को देखिए, इसके सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया। इस शासक के इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें एक शुल्क तथा तोहफा के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्यों से गुजरने वक्त लुटेरों के आक्रमणों में सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट में नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन में ही सिल्क रूट की शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ के जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीपों में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनके उपयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। इसमें से करीबन 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचना कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियां में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब युद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बौद्ध में आस्था को लेकर आया। बौद्धिस्ट तत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसे करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने की सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिस्त्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं में रहने के लिए पहाड़ों और दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित हुई, जैसे कि तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारियों, काफिलों तथा
काफिलों तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत सी तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री का सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। यह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेत तसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल इलिंजिस आया। वे सब युद्ध के जीवन के जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मेठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और किताबों में के बारे में उन्हें लिखा। उन्हें वे अपने साथ ही ले गए थे। फासियन चीन वापस कैसे लौटा? फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे दो दिन ही चल पाए थे, लेकिन समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगा। फासियन ने भी अपना सामान को फेंक दिया। अपनी उन पनडुब्बियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिसमें उसने अपना भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाया असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किधर दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो जाता, जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन भी ज़्यादा लगे। वहाँ 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुंचा। श्वेत तोसांग भूमार्ग से जैसा कि चीन वापस लौटा, उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। उन्हें 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसने नाव उलट गई। उसमें से जीवन का बाकी हिस्सा उसमें से बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत में चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। जैसे कि स्वयं त्संग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्धि के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। भक्ति की शुरुआत। देखिए, भक्ति का शुरुआत कब से स्टार्ट हुआ? इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इनमें से शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, या स्त्री हो या पुरुष हो।
भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन के सारी बुराइयों से मुक्त दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश में विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले आंडवर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और प्रति व्यक्तिगत पूजा और पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसको भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी तो हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या किसी प्रकार से भी, जैसे विचारों के समाज द्वारा स्वीकृति मिलती है। कलाकार देवी देवताओं की ओर से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। भक्ति भजन शब्द से है जिसका शब्द विभाजित करने पर हिस्सेदारी होती है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवान का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों को साथ बांटता है, यानी भक्ति या भागवत अपने देवी देवताओं के भग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें ऐसे बताते हैं कि ऐसी ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अपार यह एक वेलाल था। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा अपने जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो उनमें अब आराधना करूंगा, क्योंकि वे ईश्वर के सम्मान हैं। देवी देवताओं को विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों की मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में आप इन मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा एक चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द का इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों तथा लोगों के उपयोग किया था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं से भी प्रयुक्त होता था। अन्यंत्र करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को संसार का उदारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी है। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर से दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे।
ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे वह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि रेशम बनने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले हो चुका था। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले हो चुका था। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फायसियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। स्वयं संघ की भारत यात्रा, अपार की शिव की स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले किया था।